दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का कॉलम 2024 के आम चुनाव में मोदी की चुनौती कौन होगा। लास्ट वीक में जो उनका आर्टिकल था उसमें पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस वाली कुछ घटनाओं की बात उन्होंने की थी कि अभी मोदी के 2 साल पूरे हो रहे हैं और पहले के 5 साल तो 7 साल हो जाते हैं। और दूसरी घटना ये है कि राजीव गांधी की हत्या के 30 साल पूरे हुए हैं। अच्छा होगा कि इनके ऊपर थोड़ा एक नज़र डाल ली जाए। दोनों जो पार्टीज़ हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनका आपस में रिश्ता तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है पहला आता है, ये एक प्रथा चली आ रही है। राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद उनकी पार्टी भी पीछे जानी शुरू हुई और एक एक करके पीछे चली गई और भाजपा के सामने तो 90% सीटों पे उसको हार का सामना करना पड़ा। 2014 में 88 और 12 सीट और 2019 में 92-8 का रेशो हो गया, यानी कि अगर 100 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा बीजेपी के सामने स्ट्रेट तो 8 सीटों पे जीती, 92 पे हार गई। 2019 में ये हुआ। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि 92-8 से भी डिफीट होने के बाद कांग्रेस बीजेपी के सामने क्या कर सकती है। अब यहाँ पर बीजेपी को कुल मिला के 38% वोट मिले थे और कांग्रेस को 20% वोट मिले थे। बाकी तो कोई पार्टी 10 तक भी नहीं पहुँच पाए। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। डीएमके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये सब देखा जाए तो इनकी परसेंटेज वोटों की भी ज़्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं इनके पास सीट भी नहीं है। अब शेखर गुप्ता कहते हैं कि कांग्रेस की हालत कितनी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन भारत में भाजपा के मुकाबले वही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैं, वो कांग्रेस को लाइट नहीं रखते, कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं। और जिन राज्यों में कांग्रेस नहीं है, भारत में ख़ास बात है, जहाँ पे कांग्रेस नहीं है वहाँ पे बीजेपी बिल्कुल साफ़ हो जाती, ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे कांग्रेस थी, स्ट्रॉन्ग थी सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, वहाँ पे बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो देखा जाए तो बीजेपी उन जगह पे जहाँ कांग्रेस नहीं थी, वहाँ डीएमके या वहाँ पर एआईडीएमके या फिर केरला हो गया या सॉरी उड़ीसा में बीजू जनता दल हो गया, बंगाल में ममता हो गई, पंजाब में अमरिंदर सिंह हो गए, तो वहाँ पे बीजेपी हमेशा हारती है। लेकिन जहाँ भी कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता है, जैसे अभी असम में हुआ, तो वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है। अब बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस को और राहुल गांधी को उनका एक पहले नाम होता है, उसे पप्पू बनाना है कि उसे पप्पू बोलते रहो। सोनिया गांधी की बात करो तो उसको बोलो इटालियन और इंडियन है ही नहीं, ये करते रहो। अब इसके द्वारा क्या होता है कि जो बाहर की पार्टियों के दल बदलू लोग आते हैं उनको बीजेपी अपने शामिल कर लेती है। जैसे बंगाल में किया, सारे के सारे हार गए और देखा जाए तो उन्होंने ही उसकी नैया डुबोई है। तो बीजेपी आज की डेट में देखा जाए तो 3/4 जो पार्टी है, 75%, वो दल बदलुओं की पार्टी है। जो बाहर से दूसरी पार्टी से लोग आए हैं, ये उनकी पार्टी है। अब यहाँ तक क्या है कि मोदी और शाह को 3 बातें पता है। शेखर गुप्ता बताते हैं कि कांग्रेस को अपना वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 20 से 25% पे भी आ जाए तो इंडिया की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। बीजेपी और एनडीए की सरकार तब भी रहेगी, लेकिन जो अपोजिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। गांधी परिवार की इम्पोर्टेंस शेखर गुप्ता कहते हैं है, क्योंकि कांग्रेस को इकट्ठा वही रख सकता है और उस पर हमले करना ज़रूरी है। ये कहते हैं गांधी परिवार इसे नहीं समझ रहा है। वे शायद मोदी शाह की भाजपा को हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उनके प्रति कॉन्टेम्प्ट का भाव रखते हैं और शायद ये स्वीकारना नहीं चाहते कि वो इतने बड़े अंतर से क्यों जीत रहे हैं। कांग्रेस में इस टाइम 3 कमियाँ हैं शेखर गुप्ता के हिसाब से, कि वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी आया है, आज चला भी जाएगा, तो ये एक टेम्पररी इवेंट है। और जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो सोच के बाद वोट करना शुरू कर देंगे। 2019 में कांग्रेस पुलवामा के कारण चूक गई, लेकिन अब महामारी और आर्थिक जो डिफीट है वो शायद बीजेपी की डिफीट की वजह बन सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमज़ोर कड़ी है आरएसएस और उसकी विचारधारा। उसकी विचारधारा क्या होती है कि जहाँ पे गौमूत्र की बात कर देंगे, सावरकर की बात करेंगे, गोलवलकर की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी अपने आप को सिर्फ नेहरू गांधी तक
सीमित रखती है और बाकी जो कांग्रेस के नेता उनके बारे में अच्छी बात कह देती है। कांग्रेस का फ्यूचर कहाँ पर है कि वो लेफ्टिस्ट पार्टी तो है ही है, लेकिन अब केरला में हारी है तो वहाँ भी उसका हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का टाइम अभी चल रहा है। मोदी शाह के जो क्रिटिक करने वाले हैं वो उनकी हीरोइन है देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति में जीत की आयु हार से छोटी होती है, ये कहना है। अभी उन्होंने कोट करते हैं DK सिंह को कि 2024 के आम चुनाव तक 16 राज्यों में चुनाव होंगे। इसमें अगले साल 7 राज्यों में चुनाव हैं, यानी कि 2022 में 7 स्टेट्स के चुनाव होंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में फरवरी मार्च 2020 के चुनाव होंगे। तो 5 तो स्टेट यहीं पे आ गए, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। गुजरात और हिमाचल में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होंगे और 2023 में 9 स्टेट्स और आ जाएंगी। उसमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा होंगे। मई में कर्नाटका और दिसंबर 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ मिजोरम में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में कांग्रेस की जो मेन राइवल होगा वो बीजेपी होगा, आपस में आमने सामने होंगे। और यहाँ पर अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक नई ऊर्जा मिल सकती है। अब रही बात कि कांग्रेस क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो हर आदमी सत्ता के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई धर्म कर्म के लिए तो बैठा नहीं है, हर एक को कुर्सी चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी। तो लड़ाई कुर्सी की है यहाँ पे और कुछ नहीं है, कोई किसी का भला करने के लिए नहीं आया है। ये जो चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं, ये जो शेखर गुप्ता का कहना है वो अपने आप पे काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है इसमें देखा जाए तो शेखर गुप्ता बेबाक तो लिखते ही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगला साल मैं समझता हूँ कि 2022 का फरवरी का महीना ये एक ऐसा महीना होगा जो शायद इंडिया की आने वाली फाउंडेशन को रखेगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, अभी पंचायत चुनाव में जबकि बीजेपी बुरी तरह से हारी है, और अगर 2022 का चुनाव वो हार जाते हैं तो फिर चीज़ें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें जो हैं अभी फ्लूइड स्टेट के अंदर हैं। शुक्रिया आपका।